आपके भी जैसे गीत रहे कि बबुनी के लागल बा शहर का हवा या फिर करंट मारे ली, ये सब व्यंग हैं। मैं कह रहा हूँ व्यंग है। लेकिन आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री चोली ढोढ़ी भाभी देवर इससे नहीं निकल पा रहा है, तो आप लोग कोई ऐसा सेंसर बोर्ड बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते? जब आप ही के बीच के किसी व्यक्ति को नचनिया कहा जाता है तो आप लोगों को तकलीफ होती है इस बात? थोड़ी देर के लिए। हाँ, क्योंकि विरोधी पार्टी में तो नहीं, किसी को भी क्या है, नचनिया शब्द कोई अपमान का शब्द नहीं है, कभी कभी लग जाता है, लेकिन इसको सामान्य लेने की आवश्यकता है। तो निरहुआ को नचनिया कहा जाएगा, रवि किशन को नचनिया कहा जाएगा, तो सामान्य लेंगे आप? नहीं, पलायन जो बहुत बड़ी संख्या में जो गरीबी वजह से होता है 10,000 12,000 रुपए के लिए, उसको रोकने का कोई प्लान है आप लोगों के पास? हाँ, बहुत हद तक अब तो लोग वापस आ रहे हैं। जी, इसका कोई डेटा है आपके पास या आपसी बातचीत में आपने सुना सकता है? आपको पता है आपके जिले में भी बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ पे बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचा है, गांव बहुत सारे। नहीं, अब एक पार्टी के नेता तेजस्वी बाबू है जो अभी भी कह रहे हैं साहबुद्दीन अमर रहे। आपके नेता भी तो अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगा। कहाँ? 20 साल पहले भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, आज भी सबसे पिछड़ा राज्य। सबसे पिछड़ा नहीं है। नहीं, आप नीति आयोग के आंकड़े देखिए, सबसे पिछड़ा नहीं है। ये सबसे पिछड़ा राज्य है आज के रिपोर्ट में। आज आंकड़े में भले कुछ भी हो, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार टॉप 5 में होगा इस देश के राज्यों में, ये मैं आपको दावा कर सकता हूँ। मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो अभी जो गाना गाया, क्या गाया आपने? कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। बिहार चुनाव अब एकदम अपने अंतिम पड़ाव पे है, 2 ही दिन का वक्त बचा हुआ है। 6 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, कल 4 तारीख को प्रचार खत्म हो जाएगा। कल मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब आज हो गई, क्योंकि जब हम मनोज जी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो रात के 12 से ज़्यादा बज चुका है। ये बीजेपी के ऊर्जावान नेता हैं जो इतनी रात को भी हमें इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गए। नमस्ते, स्वागत है मनोज जी। थैंक यू अभिनव। थोड़ा आपसे चर्चा कर लेते हैं बिहार चुनाव को लेकर के। ये आप मधुबनी से या उधर मिथिला से लौट रहे हैं क्या? नहीं, कोई आया था तो लेके आया, दे दिया, पहना दिया। कैसा चल रहा है चुनाव आपका? अच्छा चल रहा है, अच्छा इन टोटलिटी बहुत पॉजिटिव है। एनडीए के पक्ष में लोगों की आशा और विश्वास की बढ़ोतरी हुई है। जा रहे हैं आप फील्ड में प्रचार करने, क्या रिस्पांस आपको व्यक्तिगत तौर पे दिख रहा है? देखिए, वैसे तो हम लोग जाते हैं तो सभा में जाते हैं, तो वहाँ तो बहुत ही अच्छा है। स्टार प्रचारक हैं आप? हाँ, स्टार प्रचारक हैं, और उसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल हैं या वो थोड़ी देर में समझ में आ जाता है, तो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आप इसी बिहार के ही हैं? बिहार में जी। कहाँ से? कैमूर जिला वर्तमान में है। हाँ। पहले शाहाबाद जिला होता था और अब फिर रोहतास जिला में आया, अब कैमूर जिला अलग हो गया। शाहाबाद में 4 जिले हो गए। एकदम पड़ोस में है बनारस के, एकदम सटा हुआ है, 34 किलोमीटर दूर है बनारस हमारे बॉर्डर से। आप अपने जिले में तो घूमे होंगे पर्याप्त? खूब। आपको पता है आपके जिले में भी बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ पे बिजली का ट्रांसफार्मर नहीं पहुंचा है? गांव बहुत सारे। नहीं, कोई अपवादी होगा, क्योंकि मैंने इसमें पता किया, हमारे जिले में तो पावर ग्रिड है ना, पुसौली पावर ग्रिड है, तो वो एकदम पूरा गांव छाया हुआ है। जो पहाड़ी इलाके हैं ना, जैसे मैं रोहतास में था, रोहतास भी आपके पड़ोस में है, वहाँ पे रोहतासगढ़ फोर्ट है। रोहतासगढ़ फोर्ट के पास में वो जो चिनारी विधानसभा है जी, उसमें ऐसे पुरानी रेहल एक गाँव है और आसपास कई गाँव है जहाँ पे सोलर प्लांट लगे थे कभी, तब बिजली आई, आप ही की सरकार में आई थी। 5 साल हो गए, अब जो है वो बैटरी खराब हो गई, अधिकारी मस्त हो गए, नेता मस्त हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। वो बेचारे कैसे कैसे अपना जुगाड़ करके लाइट के चलाते हैं। आज भी उस गांव के लोगों ने ट्रांसफार्मर नहीं देखा है। मैंने पूछा कि सिंचाई के लिए ट्यूबवेल है आपके यहाँ? तो पूरा गांव चौंक के मेरी तरफ देखने लगा कि ये क्या शब्द बोल दिया आपने, ये क्या होता है? अच्छा,
मतलब उनको ये चौंक रहे हैं कि ट्यूबवेल होता क्या है। पहाड़ी क्षेत्र होगा तो थोड़ा सा इशू तो होगा, लेकिन तार जरूर गया होगा, ट्रांसफर चाहे भले दूर हो, क्योंकि एक समय था जब हम लोग इससे जूझ रहे थे और फिर धीरे धीरे उसका निदान हुआ है। अब कोई अपवाद गांव रह गया हो तो मुझे लगता है वो मेरी जानकारी में नहीं है। उम्मीद करते हैं आगे जो भी सरकार बने, आपकी बने या जी। महागठबंधन की बने, उस पर काम हो। हमारा काम है कि सरकारों के और नेताओं के, चूंकि आप लोग नीति नियंता हैं, आप लोग के समक्ष लाना जरूरी है। मैंने आपसे बता दिया, तो हो सकता है कहीं आप चर्चा करेंगे तो क्या पता नहीं, कल्याण हो जाए उन जगहों का। खैर, मैं आता हूँ, क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? मुद्दा हमारा बिहार को यहाँ से और विकास के रास्ते पर, सुविधाओं के रास्ते पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एजुकेशन पर, सड़क, पानी, इस पे एक बड़ी उड़ान देना है। और प्रधानमंत्री जी के अनुसार अगर देखें तो अभी जो भी काम हुआ है, वैसे मैं चूंकि बिहार का ही हूँ। आप कहाँ के हो? मैं तो प्रयाग का हूँ। अच्छा, प्रयाग के हैं। तो हम लोग तो इसी बिहार के बचपन से सब कुछ देखे हैं। हमारी नज़र में तो एकदम 360 डिग्री चेंज है, क्योंकि हम डेवलपमेंट को 2-3 टॉपिक पे लेते हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी, सड़कें कैसी हैं। मुझे लगता है वर्तमान में बिहार की सड़कें राज्य की, देश की कई राज्यों से बहुत बेहतर है। ब्रिज के मामले में नदियों पर ब्रिज, दूरी घटना, हाईवे बनना, इसमें तो 7000 किलोमीटर प्लस सड़क और हाईवे बन चुके हैं। और हम लोग जिस कोइलवर पुल पे बार बार फंसते थे, अब उसके पैरेलल पुल बन गया। आरा से छपरा जाने में कम से कम 7-8 घंटा लगता था, अब 25-30 मिनट में पहुंच जाता है आदमी। बहुत सारे ऐसे, बख्तियारपुर का पुल, सिमरिया पुल, ये सब, दीघा पुल, कोसी पे पुल, ऐसा वातावरण बना है कि कनेक्टिविटी बहुत शानदार हुई है। दूरियां घटी हैं आपस में बिहार के नगरों की। और जो गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव की गली पक्की हुई है। गांव की गली पक्की होना, नाली बनना, और इसके साथ साथ जो एक वेलफेयर स्कीम है वो तो चल ही रहा है, वो तो बड़ी खासियत है। तो हम एक बिहारी के रूप में, जो 96 में पलायन हुआ यहाँ से हमारा, अब हम वापस गांव में हम लोग प्रोजेक्ट भी डाल रहे हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी बना रहे हैं, ऐसा माहौल बना है। ये पलायन भी दो तरह का है। एक आप वाला पलायन है, जैसे मैं भी प्रयाग का हूँ, तो मैं भी एक तरीके से पलायन करके नोएडा गया हूँ जी। तो हमारा पलायन है कि हम समृद्धि की चाह में गए हैं जी। लेकिन एक पलायन जो बहुत बड़ी संख्या में, जो गरीबी की वजह से होता है, 10,000 12,000 रुपए के लिए यहाँ से लोग जाते हैं, खटते हैं, ओवर टाइम करते हैं। आपको कितने लोग मिलते हैं? आप तो दिल्ली के जी हाँ, जी MP हाँ, हैं, मजबूरी में पलायन, छुट्टी नहीं मिलती, मजबूरी में पलायन, और वो मास पैमाने पे है। उसको रोकने का कोई प्लान है आप लोगों के पास? हाँ, बहुत हद तक। अब तो लोग वापस आ रहे हैं। आज कहाँ की से? पंजाब से, बंगलोर से, हैदराबाद से, मुंबई से, दिल्ली से। अब लोग जो मजबूरी वाले थे, उनको वहाँ से बेहतर काम यहाँ मिल रहा है, तो एक बड़ी संख्या वापस आने लगी है। ये आपने इस समय मजदूरों की कमी भी हो रही है। कहाँ पे? दिल्ली, पंजाब, मुंबई में, कारण जितने भी हों, लेकिन जो मजबूरी में गए थे ना, वो वापस आ रहे हैं। समृद्धि की चाह में तो कोई भी जाए। नहीं, तो जैसे इसका कोई डेटा है आपके पास, या आपसी बातचीत में आपने सुना समझा है? नहीं, हम लोगों का डेटा यहाँ भी है कि काफ़ी लोग जो पहले काम करते थे, अब यहाँ ऑलरेडी आ गए हैं और यहीं रह रहे हैं, क्योंकि काम बिहार में बहुत बढ़ा ना। देखिए, हम जिसकी बात कर रहे हैं ना अभिनव जी, वो लेबर क्लास की बात कर रहे हैं, जिसको रोज काम चाहिए, वो जाता था। मनोज जी, मैं जब गांव में घूमता हूँ ना, तो मैं ये देख पाता हूँ, अपनी आंखों से महसूस करता हूँ कि एक व्यक्ति जो
मजदूरी करता था, आज कई तबके ऐसे उसका बेटा भी मजदूरी करता है, उनका पोता भी मजदूरी करता है, और वो गरीबी का ऐसा दुचक्र में फंसे हैं जो निकल ही नहीं पा रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ आपकी सरकार इधर रही और उधर 15 साल लालू यादव जी की सरकार रही। ये चक्र कब टूटेगा? आप लोग पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, मैं सब नेताओं को ये कहता हूं कि भाई आप लोग आम लोगों की बात करो। नहीं, सही बात है। हम उसी टॉपिक पे, ये 2005 में जो बिहार मिला एनडीए को, 2005 से 20 तक लगभग एनडीए ही रही है, बीच में कुछ 2-4 साल छोड़ के। चूंकि हम 2005 के पहले वाला भी बिहार देख चुके हैं, 1996 से तो स्टारडम देख रहा हूं, तो मेरा मानना है कि अब बिहार में रह के भी, बिहार में 1650 स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं। बिहार में मखाना बोर्ड बनने के बाद करीब 1 करोड़ प्लस लोग उस बिजनेस से लग गए हैं। बिहार में बहुत सारी, जैसे हमारे कैमूर जिले में ही 42 फैक्ट्री आई है, नई बनी है, तो उसका फायदा तो होता ही है। लेकिन चूंकि बिहार इतने लंबे समय से ये पलायन का दंश, काम के लिए दूर जाना, ये सब देखा है कि इसमें जो बेहतरी हुई है वो अभी भी लोगों को कम लगती है। आप लोग जब भी आपसे सवाल होता है तो आप बताते हैं कि हमें पीछे से मिला था। जैसे लालू यादव जी की पार्टी की जब सरकार थी तो आप लोग उस पर जंगल राज का आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री के भी कई सारे भाषण सुने। लेकिन एक तबका बड़ा है जो ये भी कहता है कि उनके राज में जो गरीब पिछड़े थे उनको आवाज दी गई। उनके जो ये इस जो दावे हैं, इस पे आप लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनके समय में जो बिहार का हर गांव 6 बजे के पहले गांव में आना चाहता था, सूर्य डूबने के बाद अगर आया तो कब किसका मर्डर होगा, छिनैती होगी, इसका कोई भी गारंटी लेने को तैयार नहीं था। जो उनके समय में जिस प्रकार से गुंडा राज, माफिया राज, लोगों को, अपराध तो होते थे, अपराध कभी भी हो सकते हैं, लेकिन अपराध होने के बाद अपराधियों के साथ सरकार खड़ी हो जाती थी, वो समय हम लोगों ने देखा है अभिनव भाई। नहीं, देखिए आप बहुत खुल के बात करते हैं, इसलिए मुझे आपसे हर सवाल पूछने में अच्छा भी लग रहा है। देखिए राजनीति का अपराधीकरण हुआ और फिर अपराधी इस तरीके से राजनीति में आते रहे बिहार में, आप लोगों ने प्रत्यक्ष देखा है, और दोनों दल में मिल गए। आप देखेंगे कि जो लोग कभी आरजेडी के खिलाफ उस समय थे वो आरजेडी में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं, जो लोग बीजेपी के खिलाफ थे आरजेडी में थे वो लोग बीजेपी में आ गए, 3-3 टर्म उनके लोग एमपी रहे। मैं आम आदमी के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ मनोज जी, की राजनीति को जब आम आदमी सोचता है यार इनके लिए तो हम लड़ रहे थे, इनके लिए हम जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे थे, और ये सब तो राजनीति में एकदम घालमेल करे हुए हैं। देखिए, राजनीति में शीर्ष नेतृत्व का और पार्टी की पॉलिसी का बहुत बड़ा अर्थ है। अब एक पार्टी के नेता तेजस्वी बाबू हैं जो अभी भी कह रहे हैं शहाबुद्दीन अमर रहे, तो तस्लीमुद्दीन अमर रहे। आपके नेता भी तो अनंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगा। कहाँ अनंत सिंह और शहाबुद्दीन की चर्चा करना बहुत बहुत अन्याय है बिहार के साथ। सर, ऐसे दिन दहाड़े तेजाब डाल के जला दिया जाता था, सरकार चलाते थे वो लोग। आज कोई अपराध करे मुर्गा बना दिया जाएगा। आज जो नीतीश जी के समय से और जो बीजेपी जेडीयू की जो सरकार का चलाने का जो तरीका है, कोई अपराधी विल नॉट बी टॉलरेटेड। अनंत सिंह और आप कह रहे हैं शहाबुद्दीन अलग है, नहीं, वो बात ये कहना भी बहुत अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, मैं इसलिए, जैसे मान लीजिए कि जो बिहार के लोग हैं, जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स ये सबको समझते हैं, जो बाहर से आदमी देख रहा है, वो कागज में अगर एफिडेविट में देख रहा है तो दिख रहा है कि अनंत सिंह के ऊपर अभी भी 38 मुकदमे हैं, और हाल फिलहाल में 38 से ज्यादा तो और संभ्रांत राजनीतिज्ञों पे होंगे मुकदमे। अब इसके बाद ये होता है कि आपने गिरफ्तारी करवाई, मतलब आपकी सरकार ने गिरफ्तारी करवा दी। किसकी? आपकी सरकार ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी कराई, एक मैसेज दे दिया कि भाई जो अपराध करेगा उसको जेल हम पहुंचा देंगे। नहीं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो भी कंप्लेन आएगी उस पर कानून काम करेगा। और अगले दिन जो है ललन सिंह और सम्राट चौधरी प्रचार करने चले जाते हैं कि हर बच्चा अनंत सिंह है। नहीं, जो खड़ा है अभी तो दोषी तो नहीं हो गया ना, तो प्रचार तो करना ही पड़ेगा। भाई हमारे कैंडिडेट हैं, वो
कानून अपना काम कर रहा है, चुनाव प्रचार तो चलेगा। खैर, अब जैसे आप ये घूम रहे हैं, आपसे बहुत सारे युवा भी मिलते होंगे। जी जी। वो उनसे आपका संवाद हुआ राह चलते गाड़ी में, या फिर बहुत सारे लोग, तो आप लोग तो स्टार में गिने जाते हैं, तो सेल्फी लेने नहीं, हम लोग काफी लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कहीं कहीं चाय पीते हैं, कहीं कहीं टपरी पे बैठ जाते हैं। अच्छा। और कई बार जैसे आज आपसे बात कर रहे हैं ना, नहीं तो मैं 5-10 बिल्कुल यंग यूथ से जो लोग समय मांगते हैं, मैं उनसे बात कर भी रहा हूँ। तो एक बहुत अच्छी बात आती है, जैसे किसी लड़के ने कहा कि अंकल हम लोग बिहार में ही रह के काम करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है करो। बोले लेकिन जब जाते हैं इधर मरीन ड्राइव पे तो लोग फप्तियां कसते हैं। अब आप सोचो, आज भी बिहार में एक वर्ग ऐसा है जो लड़कियों के रास्ते चलने पे टोंट मारता है, और टोंट ही नहीं मारता है, वो इतने अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद भी कुछ कमेंट पास करना, उनको देखकर जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर है, उसमें दिक्कत आती है। अब हम उस पर काम करने जा रहे हैं। बिहार की इमेज बहुत अच्छी हो गई है, मतलब काफी बेहतर हो गई है, लेकिन अभी भी अब हम बिहार के यूथ को बता रहे हैं कि लेट अस रेस्पेक्ट गर्ल्स, आओ हमें, क्योंकि जब तक ये नहीं होगा ना, हमारा पलायन नहीं रुक सकता। हम राजनीति के रूप में और आप पत्रकार के रूप में खूब अच्छी अच्छी बातें कर ले, लेकिन जब हमारे बच्चे बेटी बेटियां कहीं जाएंगी और वहां समाज के लोग उनको अलग ढंग से देखेंगे, एक वर्ग ऐसा हो, तो फिर कौन, आप भी नहीं रहोगे। जैसे बिहार के बारे में जो परसेप्शन है बाहर ना, जब आप बिहार आते हो ना तो आपका परसेप्शन टूटता है। बिहार के लोग इतने प्रेमी हैं, मैं जैसे लिखूंगा कहीं पे मैं इस जिले में आ रहा हूँ, लोग कहते हैं भैया हमारे घर आके रुके, आपको होटल में रुकने ये पहचान है, ये संस्कार वाला ही बिहार है। लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि ये जो संस्कार, जो लड़के लड़कियों पे ताना कसते हैं, कहीं ना कहीं आप इसको भोजपुरी इंडस्ट्री को जिम्मेदार मानते हैं कि वो दिमाग में आया। आपके भी जैसे गीत रहे कि बबुनी के लागल बा शहर का हवा, या फिर करंट मारे ली, ये सब व्यंग है। मैं कह रहा हूँ व्यंग है। या फिर जैसे एक दौर में आपका लेखक जो है वो दिल्ली बंबई की भी देख लेता है कि बेबी बियर पी के नाचे ले ली छमक छमक छम। तो ये गाने, और उसके बाद ये और कुरूप रूप होता गया। हाँ देखिए, ये कुरूप रूप होता गया, जैसे भी इसको खत्म करना है, उसको ऐसा माहौल बनाना है कि जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बंगलोर, हैदराबाद या और राज्यों में, बनारस वगैरह भी, जो लोग फ्रीली लोग घूम लेते हैं विदाउट कमेंट्स, वो हमारे बिहार के भी बहुत सारे शहरों में होने भी लगा है। लेकिन थोड़ा नीचे इसको पहुंचाना है, और हम किसी को दोष नहीं देंगे, हम सबको मिल करके करना होगा। और सरकार, देखिए जब हम दूरियां घटा रहे हैं, अच्छे अच्छे पार्क बन रहे हैं, प्लेसेज अच्छे बन रही हैं, तो फिर इसकी आवश्यकता है जिससे समाज में मैसेज जाए कि नहीं, हमारी बेटी गई है, अच्छे ढंग से वापस आएगी। इसके लिए अब सरकार उसके लिए प्रयास करने जा रही है, जन जागरण करेंगे, समझाएंगे। बिल्कुल, ये तो सामाजिक वो है, बिल्कुल। जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, पलायन इससे जुड़ा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप कानून का राज रहेगा तो लोग आएंगे धंधा करने। मैं इस पे नहीं, कानून के राज से हम सबको डंडा नहीं मार सकते, समझदारी आनी चाहिए। बिल्कुल, और वो भी आएगी। मैं ये कह रहा हूँ 80% बिहारियों में है, 20% कुछ लोग हैं जिनको अभी अच्छा सही ढंग से लाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे बिहार में जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उसका बहुत बोलबाला, मैं खुद सुनता हूँ भोजपुरी गाने। आपके गाना जो मैंने आपको बताया, जैसन सोचले रहली वैसन धनिया मोर बाड़े, एक तो रवि किशन जी का है, और आपका जो है गुड़िया चांद के अंधेरिया, ये सब मतलब बहुत अच्छे गाने हैं। पवन सिंह का गाना है सनैया लगाए देवलिया, खेसारी लाल यादव जी का गाना है कि कौन देवतवा, ये सब बड़े अच्छे गाने लगते हैं। लेकिन आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री चोली ढोढ़ी भाभी देवर इससे नहीं निकल पा रहा है, तो आप लोग कोई ऐसा सेंसर बोर्ड बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखते? ये सेंसर बोर्ड किसी एक राज्य के लिए अलग तो नहीं बन सकता। वही हम बात कर रहे हैं, मर्यादा अपने मन से आए उसमें। अब देखो, अभी हम परसों दिन डुमरांव में प्रचार कर रहे थे, अभिनव जी हमारी सभा में आकर के अटैक कर देते हैं।
हमारी गाड़ी पे उनको झंडा लगाना है, हमारी सभा में आके उनको नीतीश कुमार, मनोज तिवारी मुर्दाबाद बोलना है। अरे भाई अपनी सभा में बोल, जितना गाली देना है दे लो। कौन लोग थे? राजद के लोग थे, महागठबंधन के लोग थे। तो ये देखो इस बिहेव, आप कहीं भी आप एनडीए के समर्थकों को ऐसा करते हुए नहीं देखेंगे। तो नहीं, तो मैं जब घूमूंगा तो पता लगेगा। हाँ लेकिन आप हर जगह है ना, हमारी सभा में वो घूम घूम के घुस घुस के और हुड़दंगाई करते मिलेंगे। तो इससे आपको फायदा है नुकसान? हमको देखो, लोग जानेंगे तो उनका नुकसान होगा, हमारा क्या। उनका जो जंगल राज वाला इमेज है वो आता है, लेकिन हमें तो बिहार के पर्सपेक्टिव में इसको देखना है। तो मैं इस बात को समझता हूं कि बिहार के हर हिस्से को एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ाना, अब उस कगार पे हम लोग आ गए हैं जहां इलाज के लिए भी आपको सीधे दिल्ली नहीं भागना है, यहाँ एक अच्छे लेवल का इलाज संभव है, इलाज के लिए लोगों को पैसे भी मिल रहे हैं। तो माहौल अच्छा बना है, लेकिन वो कहते हैं ना कि 100% तो हम लोग नहीं कर पाए हैं। हम 100% क्या, हम तो अभी भी जो किए हैं उसको हम मानते हैं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 20 साल पहले भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था, आज भी सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे पिछड़ा नहीं है। नहीं, आप नीति आयोग के आंकड़े देखिए, सबसे पिछड़ा नहीं है, ये सबसे पिछड़ा राज्य है नहीं। आज के रिपोर्ट में, आज की डेट में देखो अभिनव भाई, मैं आपको बताऊं, आज की डेट में सड़कों के मामले में हम जीडीपी के आधार पे देश की दूसरे राज्य हैं। इससे तो इनकार ही नहीं कर रहा हूँ। पहले मैं 4 साल पहले जो 5 साल पहले आया था पटना, वो पटना और इस पटना में बहुत अंतर है। लेकिन अभी भी इस पटना में जैसे बाजार समिति वाला इलाका हो गया जहाँ लाखों बच्चे रहते हैं, वो भी ठीक होगा, वो भी ठीक होगा। बट देश की दूसरी सबसे बड़ी जीडीपी का स्टेट होना छोटी बात नहीं है सर। इट मीन्स कि आवर स्पीड इज वेरी गुड टुवर्ड्स डेवलपमेंट। हम लोग विकास के तरफ तेजी से चल रहे हैं। देश का दूसरा सबसे तेज जीडीपी से बढ़ने वाला राज्य है बिहार। और मुझे तो पूरा बिहार घूमने का मौका बाय रोड भी मिला। मैं भी कांवड़ भी लेके गया था 110 किलोमीटर पैदल। मैंने देखा आपके पैर में तो चोट लगी थी, आप पैदल चलते हुए जा रहे थे। आज आंकड़े में भले कुछ भी हो, लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार टॉप 5 में होगा इस देश के राज्यों में। ये मैं आपको दावा कर सकता हूं। मैं तो इससे इत्तेफाक नहीं रखता। नहीं, आप मत रखो इत्तेफाक, बिहार के लोग इसका इत्तेफाक रखते हैं। हो सकता है कि मैं अभी तक उतना बिहार नहीं जैसे देखा। आपने एक हमको वीडियो दिखाया ना गांव का, हाँ। तो बिहार छोटा मोटा राज्य नहीं है, बहुत बड़ा राज्य, बहुत बड़ा राज्य है। और हम ये भी दावा नहीं कर रहे हैं कि सारा गांव, मैंने कहा बिजली की कुछ बात कहें, हमारे ध्यान में तो है कि सब कोई बिजली से जुड़ चुका है, लेकिन अगर कोई गांव ऐसा है तो हमारे लिए वो तुरंत उसको पता करके ठीक करने की बात है। करवा देंगे। जैसे कोई गांव जो आपने बताया ना, एक डेटा बनाया, तो वो गांव जहां 50 लाख प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं, 60 लाख, और 50 लाख हम अगले 5 लाख में 5 साल में बनाएंगे, तो वो गांव भी, वो व्यक्ति लोगों को भी हम उस जद में ले आएंगे। चलिए, हम लोग आपको शुभकामनाएं हैं कि आप ये काम करिए। तो भाई गरीबों के लिए काम होना चाहिए 100%। मैं अक्सर हमारी सरकार तो गरीबों को ही समर्पित है। मैं अक्सर मनोज जी ये बात कहता हूं, मैं मतलब और पत्रकारों की तरह आपको लक्ष्यदार सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। जी जी। मैं ये अक्सर कहता हूं कि नेता दावा करते हैं किसी भी पार्टी की हो कि वो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नेता गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अमीर हो जाता है और गरीब गरीब रह जाता है। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। हम जो योजना बनाते हैं वो योजना प्रत्येक व्यक्ति तक जाए, हर व्यक्ति को उससे लाभ है। हमारी कोशिश वही है, हमारी एग्जीक्यूशन उसी लेवल की है। अब कोई गांव ऐसे कैसे छूट गया, मेरे लिए भी बहुत आश्चर्य की बात है। मैं जानता हूं, मैं आपको लिखवा दूंगा तो आप आगे तक पहुंचा देंगे। मैं उस गांव में पहुंच जाऊंगा। अभी तो आचार संहिता है जी, लेकिन मैं देखूंगा, अगर होगा तो मैं इसी दौरान उस गांव में जाऊंगा। थैंक यू सो मच। हमारी स्टोरी पे आप कॉग्निजेंस लेंगे, यही हमारा काम है कि हम जो देखें वो जो नीति नियंता है, नेता उन तक पहुंचा दें। अच्छा, एक बात बताइए, आपसे सीनियर मेल सिंगर और एक्टर भोजपुरी इंडस्ट्री में भी कोई है? रवि है ना, वो आपसे सीनियर है?
हाँ सीनियर है, सीनियर। लगते नहीं है नहीं सीनियर है, आपसे। वो हमसे पहले से थे। अच्छा। हाँ एक्टिंग की दुनिया में वो पहले से थे। वो जब हम लोग गाना गाना शुरू किए थे तब वो एक्टिंग करते थे। अच्छा, हाँ उन्होंने तो बहुत सारी फिल्में की, मुझे लगता है आपसे ज्यादा फिल्में की नहीं नहीं बहुत ज्यादा, हम तो केवल 100 करके हमने नमस्ते कर लिया। फिर आप दिल्ली चले गए। हाँ हमारा बेसिकली मैं सिंगर हूँ ना, तो हम फोकस उस पर रहते हैं। एक बार बताइए कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार हैं उनको राजनीति में आने का बहुत चस्का है, और बहुत सारे, जैसे आपने एक उदाहरण पेश चस्का कर तो दिया, हम ही ने लगाया है। आपने चस्का लगा दिया, आपने उदाहरण पेश कर दिया, 3 बार एमपी बन गए, फिर रवि किशन जी भी एमपी बन गए, पवन सिंह जो है लेकिन एमपी बनते बनते रह गए, मिस फायर हो गया उनका। हाँ बस बनते बनते रह गया। हाँ, आप नहीं लड़वा रहे थे ना इसलिए। नहीं हम तो लड़वा रहे थे। हाँ देखिए आज मैं आपको इस इंटरव्यू में एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने अभी किसी का इंटरव्यू देखा, कोई निरहुआ का इंटरव्यू ले रहा था, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, या क्या करूँ नाम ले लूँ? नहीं, आप डरते हैं क्या किसी से? नहीं। तब फिर नाम लेने से हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? हमको क्यों दिक्कत होगी? मैं शुभांकर मिश्रा को इंटरव्यू लेते हुए देखा। अच्छा। और शुभांकर वैसे तो हमसे मिलते जुलते हैं, ये सवाल उनको पूछना चाहिए था, लेकिन मुझे उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि मनोज तिवारी ने पवन सिंह का टिकट कटवा दिया। निरहुआ ने कहा? निरहुआ से उन्होंने बोला। ठीक है। मैं बड़ा, मुझे थोड़ा सा मन में दुख भी हुआ कि क्योंकि शुभांकर से तो मेरी काफी बातचीत होती है, मगर ये लोग टीआरपी के लिए ऐसा काम करते हैं। पवन को टिकट दिलाने वाला व्यक्ति मैं हूं। आप थे आसनसोल से जो मिले? आसनसोल से। हमारे आसनसोल के अमित मालवीय जी, मैं नाम ले रहा हूं आज, वो सह प्रभारी थे बंगाल के, पश्चिम बंगाल के। उन्होंने उन्होंने कहा कि एक बड़ा सिंगर है वो हिंदी गाना गाता है अरिजीत सिंह, कि वो चुनाव लड़ेगा क्या? मैंने कहा से? आसनसोल से। मैंने कहा वैसा मुझे नहीं मालूम। फिर मैंने पता कर लिया तो ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। मैंने कहा मेरे पास भोजपुरी का अरिजीत सिंह है। अच्छा। उसको लड़ाओ, पावर स्टार। हाँ। तो उन्होंने कहा कि किसकी बात कर रहे हैं? हमने कहा पवन सिंह। और उन्होंने कहा अच्छा वो लड़ना चाहेंगे? मैंने कहा कि यस लड़ना चाहते हैं वो। हालांकि वो लड़ना तो कहीं और से चाहते थे। ठीक है। लेकिन आसनसोल हमने प्रपोज किया और पहले लिस्ट में पवन सिंह का नाम हो गया। खुश भी हुए, उनका वीडियो भी आया जिम से। फिर वो क्यों छोड़ दिया उन्होंने? अब वो जाने। उनके गले पड़ गई थी क्या बंगलिनिया जो गाना गाया था? वो देखो उसके बाद तो मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा कि हम वहां से नहीं लड़ेंगे। अब बीजेपी में आगे वापस है, आप लोग साथ में प्रचार कर रहे हैं? हाँ रोज। तो आप लोग जाते होंगे तो एक अलग ही भीड़ खींचते होंगे, आप तो क्राउड पुलर भी हैं। नहीं क्राउड पुलर हमसे बड़ा है वो। अच्छा। हाँ वो आजकल उसके फैंस बहुत हैं। नहीं वो तो फैंस बहुत, इसमें कोई दो राय नहीं है, फैंस तो पवन सिंह के। तो आज आपके साथ में बता दूं कि ये जो लोग ना, हम अपने साथियों को स्थान दिलाने के लिए जाने जाते हैं। ये जो लोग, कुछ लोग इस तरह की बातें चला देते हैं तो मुझे बहुत अफसोस होता है इस तरह की हल्की बातें करना। ठीक है, अब आपकी बात है तो वैसे ही जाएगी, हम तो कुछ काटते पीटते हैं नहीं। अच्छा, जैसे पवन सिंह बहुत फेमस हैं, उनके गाने बहुत फेमस हैं, उनके फैंस बहुत हैं, लेकिन वही पवन सिंह जब किसी लड़की की कमर पे ऐसे उंगली लगा देते हैं तो उस पर सवाल उठता है, तो आप लोग समझाते हो कि भाई ये सब स्टेज पे कैसे? नहीं बिल्कुल समझाते हैं। अच्छा, आपने मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखो दुनिया किस तरह, आप क्या एक्ट कर रहे हो और दुनिया कैसे देख रही है और लोग उसको क्या बना देंगे, आपको सावधान रहना चाहिए। बाद में खैर वो जो महिला थी वहां पे स्टेज पे, उन्होंने उस समय तो नहीं रिएक्ट किया, लेकिन बाद में तो उन्होंने रिएक्ट किया इस पे। देखो हमको अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। क्या होता है स्टेज पे बहुत तरह के लोग अपने जो एक्ट करते हैं, अब वो एक्ट का हिस्सा है क्या है कैसे है, लेकिन
इस तरह के विवादों में न आए तो और भी अच्छा है। और पवन एक बहुत ही शानदार इंसान है। मैं बताऊं आपको, मैं उसको बहुत, उसके अंदर एक बच्चा है आज भी। ईश्वर की बड़ी कृपा है, माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है, लेकिन अब वो सही रास्ते, अब वो सजा लेगा इसको ना, तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट अभी उसके हिस्से की बाकी है। और खेसारी लाल कैसे इंसान है? नहीं, खेसारी भी तो एक इंसान के रूप में तो मैं ठीक ही जानता था, लेकिन अभी चुनाव लड़ते समय थोड़ा विचित्र हो गया है। अच्छा, कैसे, क्या विचित्र लगा आपको? नहीं, मुझे लगता है वो रिएक्ट थोड़ा ज्यादा कर गए। भाई मेरे लिए तो वो छोटा भाई है। हाँ हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, और छोटा भाई ही रहेगा वो। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये राजनीति से इतर है, अलग आम समाज की नज़र से है कि भाई सब लोग की अपनी अपनी चॉइस है, वो अपनी पार्टी से लड़े, आप अपनी पार्टी से लड़े, और आप सभी को शुभकामनाएं। लेकिन बतौर कलाकार जब आप ही के बीच के किसी व्यक्ति को नचनिया कहा जाता है तो आप लोगों को तकलीफ होती है इस बात की? थोड़ी देर के लिए। हाँ, क्योंकि विरोधी पार्टी में तो नहीं, किसी को भी क्या है, नचनिया शब्द कोई अपमान का शब्द नहीं है जी। इफ आई एम ए डांसर, हम कभी भी डांस किए हुए स्टेज पर, तो मैं डांसर हूं, तो उस नाते जो भोजपुरी में कहा जा रहा है डांसर को नचनिया, तो थोड़ा सा पता नहीं क्यों इसको कभी कभी लग जाता है, लेकिन इसको सामान्य लेने की आवश्यकता है। तो निरहुआ को नचनिया कहा जाएगा, रवि किशन को नचनिया कहा जाएगा, तो सामान्य लेंगे आप? नहीं, हम, एक तो बात होती है कि कहा किसने, सम्राट चौधरी ने नहीं कहा। अरे उन्होंने कहा ना खेसारी लाल की? नहीं कहा, अखबारों में छपा, सब जगह बयान नहीं, बट वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा। अच्छा, ठीक है। जब कहने वाला कह रहा है उन्होंने नहीं कहा, हम भी पूछे, सम्राट भाई बोले कि नहीं भाई, वो कोई कुछ खेल किया होगा, बहुत तरह के खेल होते हैं आजकल, तो कहने का मतलब कि वो कह रहे हैं कि हमने नहीं कहा, तो ये बात ही नहीं है। लेकिन बात हमको, हाँ, लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं कहा गया तो हमको इतना नहीं रिएक्ट कर जाना है कि जैसे लगता है कि भाई कौन डांस नहीं करता है, खेसारी नहीं करता है डांस की, हम नहीं करते हैं कि रवि नहीं करते हैं कि पवन नहीं करते, सब डांस करते हैं, तो फिर उसी शब्द को सुन के बुरा क्यों लग रहा है? लेकिन कहा नहीं। अब तो एकदम आप लोगों में इतनी मित्रता है, अब तो एकदम बाण और ये वो सारा चलने को तैयार लग गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि एक चुनाव नेताओं का हो रहा है, एक चुनाव भोजपुरी स्टार्स का हो रहा है। नहीं, मैं नहीं होना चाहिए, मैं सबको बोलूंगा कि देखो, ये हम लोग राजनीतिक विरोधी हैं, हम लोग व्यक्तिगत विरोधी थोड़ी हैं। एक बात हमको यहाँ के बिहार के व्यक्ति ने कहा, क्या? मनोज तिवारी जो है वो रहते दिल्ली है, लेकिन है बहुत दिमागदार आदमी। जैसे चुनाव आता है कोई ऐसा गाना गा देते हैं कि वो जो है फिर उनकी आवाज फिर से घूमना शुरू। अरे भाई, हमारे गांव बा कैमूर जिला मोहनिया, खेती बाड़ी वहाँ बा, माई वहाँ रहती है, परिवार वहाँ रहता, भैया वहाँ रहता ने, तो हमको बना देंगे। हम भले दिल्ली के सांसद हैं, बॉम्बे में हमारा घर है, देश के कई शहरों में हमारा घर है, लेकिन हम हैं तो बिहारी ना। तो अभी जो गाना गाया, क्या गाया आपने? हमने प्राइड गाया, जो एनडीए ने, जो बिहारी शब्द सुन करके लोग हमको कोसने लगते थे, मुंह सिकोड़ने लगते थे, मोदी जी, नीतीश जी ने बिहार का प्राइड बढ़ाया है अभिनव भाई, और उसी प्राइड को हमने एक गाने में किया है। क्या है? कि माटी को सोना करने वाली कलाकारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, अकेले चाणक्य जैसे 100 पे भारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। प्राउड फीलिंग है। बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम हैं महावीर की वाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञान, ये धरती अशोक वाली, जनती है जो वीर बलशाली, उस बंजर को सींचा करते हैं जिसका ना कोई माली, कुंवर सिंह जेपी जैसे बागी क्रांतिकारी हैं जी,
हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी, संस्कारी ही है बिहार। क्या गजब गाना, किसने लिखा है? मतलब उसको इतिहास का बोध भी बहुत अच्छा है जिसने भी अतुल लिखा राय मऊ का लड़का है, बहुत विद्वान है। है। हाँ, बहुत अच्छा लिखा है। मतलब उन्होंने लिखा है कि सबसे ज्यादा आईएएस पीसीएस विद्यापति की रचना है हम, रेणु की कहानी दे दी, दिनकर की कविता है हम। दुनिया में जहां हम जाते हैं, मेहनत से ही छा जाते हैं। डूबते सूरज को अर्घ्य दिला, छठ की महिमा, गुरु गोविंद सिंह का साहस, नालंदा की क्यारी है जी। देखो अभिनव भाई, हमारे बिहार में भी बहुत कुछ करना है, लेकिन सही मायने में बिहार सज के जो अब निकला है ना, इसकी अगली उड़ान बहुत बड़ी होगी। देखिए, बिहार सजा है या सजना बाकी है, ये तय जनता करेगी। जी, जी। आपके अपने दावे हैं और आपके जो विरोधी हैं उनके अपने दावे हैं। दोनों लोगों के दावों पे किस पे एतबार विरोधी करेंगे? तो छठ को ड्रामा बोल दे रहे हैं। किसने बोला? राहुल गांधी ने। कहाँ बोला? उन्होंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी जो छठ के घाट पे जा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। नहीं, नरेंद्र मोदी को बोला या छठ को बोला? अगर छठ के घाट पे जाना ड्रामा है तो फिर तो आप ड्रामा ही बोल रहे हैं ना, जबकि छठ इतना शुद्धता और स्वच्छता का त्योहार है। हम लोग बार बार छठ व्रती जो है कहते हैं, पहिले पहिले छठी कैली, भूल चुक करी हसु। इतनी शुद्धता, इतनी मैं पवित्रता। छठ पे था यहाँ पे, इस बार मैं घूमा आप तो बिहार। देखे होंगे। पहली बार मैंने छठ को अंदर से भीतर से जाना। पहली बार पता चला कि हाथी के ऊपर कोसी क्यों रखा जाता है। वो रात में जो वो ईंट सनातन से प्रॉब्लम है इन लोगों को, सनातन धर्म से प्रॉब्लम है इन लोगों को। नहीं, तो वो भी तो उसी जरा धर्म के हैं। नमाज को ड्रामा बोल के देखें। मैं कह रहा हूँ कि वो भी तो उसी धर्म के हैं। किसके? भाई आप, ये तो पॉलिटिकल बयान हो गया। मैं तो मुद्दों की बात कर रहा था। ये पॉलिटिकल लड़ाई आप लोग लड़ नहीं नहीं, ये भी तो है जैसे ना। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मोदी जी छठ घाट पे गए तो आप, उन्होंने कह दिया कि ड्रामा है। अगर राहुल गांधी गए किसी जो है मजार पे और टोपी लगा ली तो आपने कह दिया ड्रामा है। तो आप लोगों की छीटा कसी है। मैं आम जनता की बात करता हूँ, आपके पास सवाल लेकर आता हूँ और आपने बहुत बेबाकी से जवाब दिया, ये मुझे अच्छा लगा। मैं गांव का नाम नोट करवा दूंगा, प्लीज उसको जो है। नहीं नहीं, हम तो आपका वो देख के ना, मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं उस गांव को ढूंढूंगा और अपनी क्षमता पर उसके साथ खड़ा होऊंगा और अगली सरकार में उस गांव को बदल के दिखाएंगे आपको। हम एक सांसद के रूप में आपसे वादा करते हैं। एक चीज और है, एक शिकायत मेरी आप लोगों से, व्यक्तिगत शिकायत है। बिहार में बाढ़ आई, हाँ। एक पूरा गांव बह गया, आरा का जमनिया गांव। मैं चलते चलते आपको बता देता हूं, पूरा गांव बह गया। 300 घर का पूरा गांव गंगा में विलीन हो गया। कोसी का इलाका हर बार बाढ़ में त्रासदी होती है। पंजाब में बाढ़ आई, पूरी पंजाब की इंडस्ट्री एक हो गई, पूरे पंजाब के लोग एक हो गए, चाहे कनाडा में बैठा आदमी, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा आदमी। बिहार के लोग बिहार की बात क्यों नहीं करते? मैं नहीं देखता हूं कि आप जो है ये बताएं कि भाई बिहार में बाढ़ आई, प्रे फॉर बिहार। मनोज वाजपेयी बताएं, पंकज त्रिपाठी बताएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कर देंगे, अपने हाथ से तो नहीं कर पाएंगे, अपनी जेब से आप किसी को कुछ मदद कर सकते हैं जो आपकी क्षमता होगी। पवन गया था वहाँ, गए, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे जाना, मदद करना और देश में ये बताना कि बिहार संकट में आप लोग मदद के लिए आइए, सरकार को सजग करना। मैं आप लोग से ये भी गुजारिश करूंगा कि प्लीज इसका थोड़ा आप लोग ध्यान रखिए कि भाई मैं जब देख के आया हूँ, मेरी कल्पना से परे था कि आप सोचिए जो छोटा बच्चा उस गाँव में पैदा हुआ होगा, जब वो बड़ा होगा उससे कोई पूछेगा तुम्हारा गाँव कहाँ है, कहाँ पैदा हुआ, जन्म कहाँ हुआ था। तो मतलब उसमें आपका कहना क्या है? तो बहुत दुखद घटना। नहीं, मेरा कहने मतलब है एक... कि जो भी बिहार के लोग हैं अपने बिहार की बात करते रहे। बिहार की अगर समस्या है तो उसके लिए सजग देश को बताएं कि भाई, जैसे मैंने स्टोरी की आरा में जाके, आप उसका परिणाम क्या हुआ आपको बताऊं। 3 दिन बाद में एक दूसरी स्टोरी के लिए गया, वहां मुझे एक BDRF नाम की संस्था है, वो संस्था आई उन गांव में मदद करने के लिए। पुलिस सर आपकी स्टोरी देख क्या है, हमको पता ही नहीं था कि बिहार में बाढ़ आई है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इस अप्रोच की बात कर रहा हूं। और चूंकि अब आपकी जानकारी में मैं ला दिया हूं, सरकार और लोग उसमें खड़े थे, हम लोग उसको हैंडल कर रहे थे। सरकार कर रही है। गांव बह गया,
टेंट लगा दिए, बंधा पे तंबू लग गया, सरकार खाने को दे रही है, लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है। अब उनको घर मिलेगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद, वहाँ पे कई सारी बीमारियां हो जाएंगी। मैंने कलेक्टर को जाके बोला, तनय सुल्तानिया वहाँ कलेक्टर, उनको बोला कि भाई साहब वहाँ मेडिकल कैंप लगवा के रखिए, वहाँ से डॉक्टर हटना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई बीमार हो, पानी है नीचे, सांप आ जाए, बिच्छी आ जाए, कुछ आ जाए। नहीं, ठीक है, विल टेक केयर मोर। थैंक यू सो मच। तो मनोज जी ने समय दिया और उम्मीद करता हूं कि इनसे जो बातचीत थी, मुझे अच्छा लगा कि ये सब सवालों का सामना किया। आमतौर पे भी कई बार देखता हूं कि नेता भड़क जाते हैं अगर उनसे आप कठिन सवाल पूछ लो, लेकिन न्यूज़ पिंच ऐसे ही सवाल पूछता है। आपने देखा होगा, हमने अभी बीते दिनों में चार्टर्ड में उनके साथ गया, मोहन यादव जी के साथ उनका लंबा इंटरव्यू किया। आपका इंटरव्यू करने से जस्ट पहले मैं अशोक गहलोत जी का इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, उनका भी लंबा 1 घंटे का इंटरव्यू। ये हम पत्रकार हैं, हमारा काम है आप तक पहुंचना, आपके जो वादे और दावे हैं वो जनता तक पहुंचा देना, जनता तय करे किसके वादे और दावे में दम है। तो थैंक यू सो मच, देखते रहिए न्यूज़ पिंच। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिंच पसंद आए तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका हमारा पिंच परिवार बढ़ता रहेगा। शुक्रिया।